नमस्कार, मैं मोहम्मद शमीना हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपटलीय जालिका। ये हम टॉपिक 2 वीडियो में कवर करेंगे पूरा टॉपिक। आज का पहला पार्ट है अंतःपटलीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य झिल्लियों की एक प्रसारित तंत्र या एलिवेट सिस्टम द्वारा छोटे छोटे कक्षों में बटा होता है। इस झिल्ली तंत्र को सामान्यतः कोशिका द्रव्य झिल्ली तंत्र या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ये निम्न कार्यों को संपादित करते हैं, जैसे झिल्लियों की विशिष्ट को बढ़ाते हैं, एंजाइमों का पृथक्करण और स्थानांतरण करते हैं, राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन कोशिकाओं में पृथक हो जाते हैं, झिल्ली विभवांतर को कंट्रोल करते हैं, मतलब पोटेंशियल को, आयनिक प्रवणता या आयनिक ग्रेडियंट को कंट्रोल करते हैं, पीएच का कंट्रोल करते हैं, विसरण हेतु बाधक स्तर का निर्माण करते हैं, कोशिकीय विषांगता की नियतता बनाए रखते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के काम करते हैं। इस तंत्र को पहले रॉबर्ट नोवंस्की तथा सेज ने कोशिका द्रव्य रिक्तिकी तंत्र या साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल सिस्टम का नाम दिया। इस तंत्र के मुख्य घटक के गोल्जी बॉडी, अंतःपटलीय जालिका, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अंतःपटलीय जालिका एक दोहरी झिल्ली युक्त एक विस्तृत जाल है जो संपूर्ण कोशिका द्रव्य में प्लाज्मा झिल्ली से केंद्रक झिल्ली तक फैला रहता है। ये डबल मेम्ब्रेन एक ऑर्गेनेली होता है जो संपूर्ण कोशिका द्रव्य बटा होता है या संपूर्ण कोशिका द्रव्य को छोटे छोटे खंडों में बांट देता है। अगर इसकी बात की जाए तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर इसके इतिहास की बात की जाए, सबसे पहले इसको अर्गेस्टोप्लाम नाम दिया गया, फिर पोर्टर क्लाउडिया फुलम ने इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख दिया गया। अगर इसकी उपस्थिति की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स एवं स्तनधारियों की आरबीसी को छोड़ के ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। स्पर्मेटोसाइट एवं पेशी कोशिकाओं में कुछ रिक्तिकाएं उपस्थित होती है। पेशी कोशिकाओं में इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं क्योंकि ये कैल्शियम स्टोरेज का भी काम करता है। ये जालिका प्रोटीन संश्लेषण करने वाली, वसा उपापचय में भाग लेने वाली, स्टेरॉइड हार्मोन और औषधियों का मेटाबॉलिज्म भाग लेने वाली कोशिकाओं में बहुत अधिक डेवलप स्थिति में पाया जाता है। अगर हम अंतःपटलीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, पहली चिकनी अंतःपटलीय जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी अंतःपटलीय जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो इस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते, इसलिए इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर की साइड राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये सामान्यतः उन कोशिकाओं में पाई जाती है जो स्टेरॉइड हार्मोन के संश्लेषण, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और फास्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। यह पेस्टिसाइड एवं कार्सिनोजन को भी उदासीन करती है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन से भी रिलेटेड होती है। ग्लाइकोजन युक्त नलिकाओं में ग्लाइकोसोम का निर्माण होता है। यह जालिका एडिपोज कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं, ल्यूकोसाइट परिपक्व स्पर्मेटोसाइट रेटिकुलम कोशिकाओं में भी पाई जाती है। नॉर्मली जो भी स्टेरॉइड हार्मोन, ग्लाइकोजन और फास्फोलिपिड से रिलेटेड कोशिकाएं हैं उनके अंदर चिकनी अंतःपटलीय जालिका पाई जाती है क्योंकि इस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होती, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम नहीं करती है, लिपिड संश्लेषण से रिलेटेड होती है। इसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करती है, जैसे पेस्टिसाइड और कार्सिनोजन को उदासीन करने का काम करती है। ये मोस्टली एडिपोज कोशिकाएं, इंडस्ट्रियल सेल, ल्यूकोसाइट परिपक्व स्पर्मेटोसाइट एवं रेटिकुलम कोशिकाओं में पाई जाती है। दूसरी टाइप की होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रुक्ष अंतःपटलीय जालिका। इस जालिका की सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं जिनकी सतह रुक्ष प्रकार की होती है। राइबोसोम राइबोफ्लोरिक प्रोटीन के द्वारा आरी से जुड़े रहते हैं। इनकी सतह के ऊपर क्योंकि राइबोसोम पाए जाते हैं इसलिए इसको रुक्ष कहते हैं। ये राइबोसोम इनकी सतह पर राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के द्वारा अटैच रहते हैं। आरईआर प्राय समस्त कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण को ऊर्ध्वा करने वाली कोशिकाओं में इनकी संख्या अधिक होती है क्योंकि ये मोस्टली प्रोटीन संश्लेषण से रिलेटेड होती है। आरईआर सामान्यतः चपटी सीटी के रूप में पाई जाती है, जैसे नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। इनकी मेम्ब्रेन पे एसईआर या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जा रहा, परंतु रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया। कंपैरिजन ऑफ एसईआर आरईआर की बात की जाए तो जैसे कंपोजिशन आरएनए एसईआर में लो होता है, इसमें हाई होता है, राइबोसोम एसईआर में एब्सेंट उसमें प्रेजेंट होता है, राइबोफ्लोरिन एब्सेंट होता है एसईआर में उसमें प्रेजेंट होता है, एसआर रिसेप्टर एसईआर में एब्सेंट होता है उसमें प्रेजेंट होता है, डॉलिकॉल PA4 उसमें लो होता है, आरईआर में हाई होता है, गैलेक्टोज एसईआर में हाई होता है, आरईआर में लो होता है, कोलेस्ट्रॉल एसईआर में हाई होता है, आरईआर में लो होता है। फिजिकल प्रॉप या नेट
नेगेटिव चार्ज SER में लो होता है, RER में होता है। मोनोवेलेंट कैशन एफिनिटी उसमें लो होती है, उसमें हाई होती है। डेंसिटी SER में लो होती है, इसकी हाई होती है। टेंडेंसी ऑफ एग्रीगेट होती है मोर और लेस होती है। SER में मोर होती है और RER में लेस होती है। अब बात करते हैं इसके रूपांतरण या मॉडिफिकेशन की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंट टाइप के सेल्स में किस किस फॉर्म में रूपांतरित हो जाती है। अंतःपदवी जालिका मांसपेशियों में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, क्योंकि ये कैल्शियम स्टोरेज का भी काम करती है। जो रेटिना में इसको माइलोइड रेटिकुलम कहते हैं। इसके दो मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे कि पहले हम बात करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह पेशी कोशिका में पाया जाता है। यह मायोफाइबर के चारों ओर प्लेक्सस के रूप में उपस्थित होता है। जालिका में टर्मिनल सिस्टम, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल तथा सेंट्रल सिस्टम पाई जाती है। टर्मिनल सिस्टम अनुपस्थित नालिका के साथ मिलकर ट्रॉयड का निर्माण करता है, जो आई बैंड के ऊपर स्थित होता है। केंद्रीय सिस्टम में एच बैंड उपस्थित होता है। ये सारा स्ट्रक्चर जब हम फिजियोलॉजी में मसल सिस्टम पढ़ते हैं, तो मसल का मोलिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तब उसके अंदर सारे के सारे आई बैंड एच बैंड आते हैं। यहाँ पे हम इतना हमारे लिए जानना सही होगा कि बोले पेशी कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जैसे कि इसमें स्ट्रक्चर दिखाया गया उसका, इंटरनल सिस्टम ट्रांसफर ट्यूब्यूल एंड सेंट्रल सिस्टम किस पोजीशन में पाई जाती है। मायोलाइट रेटिकुलम जो ये रूपांतरित चिकनी अंतःपदवी जालिका जो आंखों की रेटिना में पाई जाती है। अंतःपदवी जालिका के प्रकार, अंतःपदवी जालिका के प्रकार, आकार, संरचना में काफी डिफरेंशिएशन वेरिएशन पाई जाती है। इसकी झिल्ली द्वारा सतत सीड का निर्माण होता है, जो सिस्टर्नल अवकाश को घेरती है। सिस्टर्नल अवकाश कोशिका द्रव्य से विलगित रहता है। जालिका एक तरफ से केंद्र की झिल्ली, दूसरी तरफ से प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी रहती है। केंद्र द्रव्य कोशिका के बाहरी माध्यम की कहता है, इसको एंडोमेम्ब्रेन, दो सतह पाई जाती है। सिंपल सी बात बताया जाए तो इसमें एक सतत सीट का निर्माण होता है। इसके अंदर स्पेस पाया जाता है, जिसको हम सिस्टम स्पेस कहते हैं। ये सिस्टम स्पेस कोशिका द्रव्य से अलग होता है। ये जालिका के एक तरफ केंद्र की झिल्ली से अटैच रहती है, दूसरी तरफ प्लाज्मा झिल्ली से अटैच रहती है, मतलब सतत रहती है। एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, दूसरी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहती है। इसके एंडोमेम में दो सतह पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक फेस एंड ल्यूमिनल फेस। प्रोटोप्लाज्मिक फेस जो बाहर की तरफ पाई जाती है, ल्यूमिनल फेस जो अंदर की गुहा की तरफ पाई जाती है। प्रोटोप्लाज्मिक फेस में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जो अटैच होते हैं, वो प्रोटोप्लाज्मिक फेस पे अटैच होते हैं, जबकि ल्यूमिनल फेस अंदर की तरफ ल्यूमिनल को तरफ पाई जाती है। अंतःपदवी जालिका के तीन मुख्य घटक होते हैं, सिस्टम, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी की बात की जाए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी ज्यादा पाई जाती है। ये लंबी चपटी इकाइयां हैं जो समानांतर पंक्तियों में उपस्थित होती है। ये केंद्र के चारों ओर क्रमिक स्तरों का निर्माण करती है। ये लगभग 40 से 50 MU मोटी होती है, जो समानांतर स्टेप में उपस्थित होती है। यह सिस्टर्नी उन कोशिका में पाई जाती है जो प्रोटीन संश्लेषण में व्यस्त होती है। ये बेसोफिलिक प्रकृति की होती है। अगर वेसिकल की बात की जाए तो ये गोलाकार या अंडाकार रचनाएं होती है। इनका व्यास 50 से 30 MU तक होता है। तो ये उन कोशिकाओं में पाई जाती है जो प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करती है। ये लिवर और अग्नाशय सेल में ज्यादा पाई जाती है। ट्यूब्यूल्स, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा पाई जाती है। ये पतली चिकनी शाखित नलिका रचना होती है। इनका व्यास 50 से 190 MU तक होता है। नलिका उन कोशिकाएं पाई जाती है जो सक्रिय रूप से कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल या हार्मोन का संश्लेषण करते हैं। जालिकाओं में तीनों प्रतिनिधि एक ही समय में एक कोशिका में उपस्थित हो सकते हैं। अलग अलग प्रजातियों के उत्तकों में कोशिकाओं का निर्माण, इनका नीचेपन डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ये नीचे सिस्टर्नी वेसिकुलर ट्यूब्यूल्स का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सिस्टर्नी जनरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी संरचना ज्यादा पाई जाती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब्यूल संरचनाएं ज्यादा पाई जाती है। अगर अंतःपदवी जालिका की भित्ति त्रिस्तरीय इकाई झिल्ली की बनी होती है। झिल्ली के कुछ भागों में संरचना मिसली समान होती है। उन्होंने बताया गूट मेम्ब्रेन कहता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डबल मेम्ब्रेन होती है वह प्लाज्मा झिल्ली से समानता दिखाती है तथा इकाई झिल्ली की बनी होती है। इसकी अगर केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो सबसे पहले लिपिड पाया जाता है। लिपिड की कुल मात्रा 30 से 50% होती है। इसमें फास्फोलिपिड लगभग 70% होता है। फास्फोलिपिड में लेसाइथिन तथा सिफेलिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर इसमें दूसरा कंपोनेंट पाया जाता है प्रोटीन। प्रोटीन मुख्य रूप से राइबोफ्लोरिन के रूप में पाया जाता है। राइबोफ्लोरिन वही प्रोटीन है जिससे राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाह्य सतह से जुड़े रहते हैं। RER में राइबोफ्लोरिन फर्स्ट तथा प्रोटीन सेकंड प्रोटीन उपस्थित होता है। साथ प्रोटीन RER तथा SER दोनों में उपस्थित होते हैं। राइबोफ्लोरिन ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एंजाइम्स की बात की जाए
तो इसमें एस्टरेज एंजाइम पाया जाता है, NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम तथा प्लस एक्टिवेट ATP एस्पेज पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेटेज NADH साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम माफ कीजिएगा पर आप इसमें नोट कर लीजिएगा, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम पाया जाता है जो इसका मार्कर एंजाइम है, इसमें नहीं लिखा गया है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज यह मार्कर एंजाइम है जो इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें अधिक एक्टिव रहता है, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मार्कर एंजाइम है। यहाँ पे इसका केमिकल कंपोजिशन खत्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।